मेरा नेक्स्ट गुरु ज्ञान जो है ना, जिसके लिए आप लोग आज का सेशन शायद कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर बहुत सारा है सिलेबस में, कौन सा करना है और कौन सा छोड़ना है, जिसके लिए भी आपने ये सेशंस की बुकिंग की है कि सर ये बताएंगे कि हमको कौन सा करना है और कौन सा नहीं करने का है। हाँ, बट सुनो, मैं वापस बोल रहा हूं, लास्ट टर्म हम सच बता रहे हैं। आज के दिन नहीं, आज के दिन बच्चे ना बच्चे अपने बाप के नहीं है, तो टीचर का तो बिल्कुल नहीं है। कुछ बच्चे हैं ऐसे जो अपने बाप के नहीं है, तो टीचर का तो बिल्कुल नहीं है। हम कुछ बोलेंगे, लड़ जाएगा तो आके बोलेगा नहीं धन्यवाद, आप बोले वो आ गया, नहीं होगा आप बोले थे ये आएगा, हम तो सिर्फ इतना ही पढ़ के गए थे। और वो बहुत सारा बच्चा है, कुछ दूसरे वाला भी और कुछ मेरा वाला भी, मतलब वो सब होता है जिसको बोलते हैं ना थैंकलेस स्टूडेंट्स, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे वो जीवन में खाली दूसरे को ही बोलेंगे, कुछ नहीं होगा, अरे तुम्हारे कारण नहीं हो रहा है, वो वैसा ही बच्चा होगा। बट सुन, हमको ना गाली सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको वैसे उस गाली से फर्क नहीं पड़ता, हम गाली चाटो वापस दे देते हैं, बट हमको गाली सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो पहला केविएट या पहला बात जो मैं बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो मेरा पर्सनल इंस्टीट्यूट का ये सिलेबस पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हुआ है। मैं आपको जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस बहुत बड़ा है, अपार्ट फ्रॉम दी चैप्टर्स देयर आर मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू बी कवर्ड, अराउंड 19-20 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग से कवर करने हैं चैप्टर्स को छोड़ के। तो इतने बड़े सिलेबस में बच्चा ये सबसे पहले पूछना चाहता है कि सर कौन सा करे कौन सा छोड़ दे। मेरा आंसर इस कुछ नहीं छोड़ना है, सब करना है। बट फिर ये पूछता है सर ठीक है सब करेंगे, बट ये बता दो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंस से करना है और कौन सा कम इंपॉर्टेंस से करना है। मैं ये बताने जा रहा हूं, मैं ये कुछ नहीं बोल रहा हूं कि ये वाला एएस छोड़ के चले जाइएगा। हम मतलब मेरे मुंह से निकलना चाहता है वो वर्ड, निकल नहीं पा रहा है बस। बट मेरे देखो, एक टीचर जो रियल में मैं बताता हूं तुमको, ये मैराथन ना हम बाईपास कर सकते हैं। बाईपास कैसे? लास्ट टर्म वाला है, देख ले। बट अगर मैं ले रहा हूं ना तो मैं पूरी मेहनत के साथ ले रहा हूं, मैं प्रिपेयर्ड होके आया हूं, मैंने बहुत काम किया उसके लिए। ये जो क्वेश्चनर आपको बनाया हुआ दिखा है ना, इसको बनाने में 5-7 दिन लगते हैं, तब जाके क्वेश्चनर में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं ना मेहनत करने के बाद गाली खाने वालों में से नहीं हूं। मैं अपने पापा मेरे को बोलते ना अगर मैं कुछ सही हूं, और मैं पापा को भी बोल देता हूं पापा ये बात गलत है, और मेरे को उसमें भी डर नहीं लगता। मतलब हम अपने बाप से भी नहीं डरते, तो हम किसी से तो और डरते भी नहीं है। मतलब हमको किसी से कोई डर नहीं है। बच्चा बोलता है तो हम सीधा मुंह पे बोल सकते हैं, डन। हम इसलिए बोल रहे हैं कि तुम ये सब नोशन लेके दिमाग में जाओ और तुम्हारा एग्जाम खराब हो जाए और तुम फेल हो जाओ तो दुख तुमको सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए उस नोशन से मत जाना। मैं इस पर्टिकुलर गुरु ज्ञान में यह समझाना चाहता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारे सिलेबस में इतने सारे हैं, रिवीजन करते समय किसको कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मैंने 3 टीयर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिवाइड कर दिया, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दे हैव अ 80% चांस या फ्रीक्वेंसी ऑफ कमिंग इन योर एग्जाम। मतलब 5 टर्म एग्जाम होगा तो 4 बार वो तुमको दिखेगा ही। टीयर 2 वाले वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। 80% चांस तो नहीं है बट 50-60% चांस है वो एग्जाम में आएगा, यानी हर ऑल्टरनेटिव टर्म में तुमको वो क्वेश्चन देखने मिलेगा ही। और तीसरे वाले लेस इंपॉर्टेंट एंड इजी वंस, जिनको ज्यादा पढ़ने का टाइम भी नहीं लगेगा और वो एग्जाम में बार बार पूछे भी नहीं जाते हैं। मैंने छोड़ दो टीयर 1 वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 3-3-6-2-8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रखा है। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी, आएगा तो करने लायक होगा क्वेश्चन वो, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन जो बचपन में पढ़े थे ना, फिक्स्ड एसेट, वो उसी का क्वेश्चन होगा। AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नया एडिशन है, डन। थर्ड मैंने लिखा है AS16 बोरोइंग कॉस्ट, इजी, मार्क्स उठाने लायक स्टैंडर्ड है। AS19 लीजेस, सुन लीजेस में भी एक पोर्शन को छोड़ के कभी कभी वो जो होता है ना नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, बाद बाकी पोर्शन करने लायक है। लीजेस नंबर 4। नंबर 5 AS20 EPS, प्रैक्टिकल एंड इजी, मार्क्स लाता है।
AS22 डेफर्ड टैक्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से एक एक कॉन्सेप्ट से एक एक क्वेश्चन करने से काम हो जाएगा. नंबर नेक्स्ट AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी इजी है, खाली वो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड ध्यान से सीखना पड़ता है. और लास्ट AS28 इम्पेयरमेंट नया आया है. सुन, AS बड़ा था बट इसमें बहुत सारे पोर्शन है जो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं. पोर्शन सिर्फ उससे पूछेगा रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट, इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हुआ तो क्या करना है. तो इजी वाला आएगा, इंडिविजुअल एसेट वाला आएगा ज्यादा. वो सब जो अपने पढ़े थे ना, CGU, टॉप डाउन टेस्ट, बॉटम अप टेस्ट, वो सब पूछेगा नहीं एग्जाम में. सीखने के लिए, एग्जाम्पल करने के लिए था, एग्जाम में पूछने का चांस कम है. बट दीज आर 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच आई थिंक आपको 8 में से मैक्सिमम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जाम पेपर में दिखने चाहिए, इंपॉर्टेंट. इसके बाद टीयर 2 में मैंने रखा है AS2 इन्वेंट्री, इजी. AS4 इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, वो. AS9 रेवेन्यू, इजी. AS11 फॉरेन एक्सचेंज, ब्रांच चैप्टर के साथ जो हमने देखा था. हो सकता है इस बार फॉरेन ब्रांच देखने मिले एग्जाम में, हो सकता है, पता नहीं. हो सकता है फॉरेन ब्रांच इस बार एग्जाम में, मन बोलता है, हो सकता है देखने मिल जाए. AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, इजी, 10% क्राइटेरिया, एक ही क्वेश्चन बनता है. AS26 सेम एज AS10 इंटेंजिबल एसेट, एंड AS29 इंपॉर्टेंट केस स्टडीज. और लास्ट में मैंने रखा है रेसिडुअल, AS1 डिस्क्लोजर. प्रैक्टिकल में एक ही क्वेश्चन बनता है, गोइंग कंसर्न वाला, बाद बाकी वो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस वगैरह. AS5 प्रायर पीरियड आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. नॉर्मली क्वेश्चन आता है आइटम को समझना, ये कौन सा टाइप का आइटम है, प्रायर पीरियड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल, वो अच्छा क्वेश्चन आता है, हम लोग करेंगे भी. AS18 रिलेटेड पार्टी, इजी. AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, छोटू सा, खाली ये पूछेगा कौन सा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, कौन सा नहीं है. और AS25 इंटरिम, इंटरिम में भी सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स, कि आप टैक्स एक्सपेंस हर इंटरिम पीरियड में कैसे कैलकुलेट करेंगे. हम लोग एक वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालते थे, उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते थे. ये मेरे हिसाब से टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 है आपके एग्जाम के लिए. जब भी आप रिवीजन करने बैठो फाइनल, AS12 भी सुनना लास्ट वाले में. 13 तो इन्वेस्टमेंट दीदी, वो चैप्टर है, चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और AS12 के पास लिखना ना प्रैक्टिकल. ये PCS क्या है सुन, P फॉर प्रैक्टिकल, CS फॉर केस स्टडीज. कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं जिससे दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे AS10 26 से दोनों बनते हैं. अदरवाइज या तो प्रैक्टिकल आएगा या केस स्टडीज आएगा. जैसे EPS 99.99% प्रैक्टिकली क्वेश्चन आएगा. डेफर्ड टैक्स प्रैक्टिकली आएगा. AS4 एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग केस स्टडी ही आएगा. तो मैंने वो इंडिकेट कर दिया है किस AS से कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे. जनरली बच्चे को प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन आते हैं तो आसान लगता है टास्क, बट बच्चे को प्रॉब्लम होता है जब वो केस स्टडी लिखने का काम होता है. उसमें भी एक ही प्रॉब्लम होता है, सर कितना लिखना है कितना नहीं लिखना. थोड़ा सा हम लोग जब क्लास में प्रैक्टिस करें, यहां पे प्रैक्टिस करें, आपको वो चीजें थोड़ी देखनी है, हमको कितना एक्सटेंट तक अपना आंसर लिखना है. वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मैंने मोर देन 70 क्वेश्चंस लिए हैं, 70-80 क्वेश्चन. उतना कर लेंगे तो मेरे को लगता है घुमा फिरा के उसके अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिल जाएगा. डन है बात, पक्का. ये मेरा सेकंड गुरु ज्ञान था. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट है, किनको पहले करना है, किनको बाद में करना है. लास्ट रिवीजन करते समय जब रिवीजन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को शेड्यूल करो, पहला दिन दूसरा दिन में टीयर 1 सल्टाना है, तीसरा दिन टीयर 2, चौथा दिन टीयर 3. यानी टीयर 2 टीयर 3 को बैठ के ज्यादा टाइम नहीं देना है. एक बार पढ़ा, 2-3-4 क्वेश्चन देखा, हो गया काम. बट टीयर 1 में आपको टाइम देना है क्योंकि उनसे क्वेश्चन आने की चांसेस सबसे ज्यादा है. सर एक चीज और बता दो सिर्फ, आपको क्या लगता है AS से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? एक अच्छा क्वेश्चन है, AS से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क्स कंपलसरी, कोई रोक नहीं सकता. क्वेश्चन नंबर 6 5 + 4 9 मार्क्स या 10 मार्क्स, मेरे को लगता है इससे आएगा 10 मार्क्स. कितना हो गया? 24. और MCQs में मेरे को लगता है 14 से 16 मार्क्स का ये आएगा, यानी अराउंड 14 24 40 मार्क्स. 40 मार्क के आसपास आपके पेपर में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का वेटेज दिखेगा. हाँ,
40 मार्क्स का वेटेज दिखेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बाद बाकी आपको सारा दिखेगा चैप्टर्स का वेटेज। तो सर चैप्टर का वेटेज कितना हो गया? 74 मार्क्स, 78 मार्क्स। अभी 114 का पेपर है ना यार, तो 74 78 मार्क्स वेटेज हो गया, क्योंकि क्वेश्चन 2 3 4 5 ये चारों नॉर्मली चैप्टर से ही बन के आएगा। जो बीच के क्वेश्चन है ना सब्जेक्टिव में, वो चैप्टर से बन के आएंगे, और जो मेरा एमसीक्यूज में उससे भी चैप्टर, जैसे कंसोलिडेशन से आएगा, अमलगमेशन से पूछेगा एमसीक्यूज वगैरह, ब्रांच से पूछ सकता है तो वो वहां सब आपसे पूछेगा, कैश फ्लो से भी पूछ सकता है। तो वो मैं चैप्टर में ले गया, उनको मैंने एएस में इंक्लूड नहीं किया, वो कोर चैप्टर से जो हम चैप्टर्स बोल के प्रैक्टिस करेंगे। क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको क्लियर है? मैं ये सारी चीजें बाद में पीडीएफ अपलोड भी करूंगा, टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, आप लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, आप अपने नोट के लिए। डन। ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू, बार बार मेरे को बच्चे बोलते थे सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंपॉर्टेंस बता दीजिए, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है? छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना सब है, बस इंपॉर्टेंस वाइज पढ़ना है, छोड़िए मत। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट बोलता है हमको इजी पेपर बनाना है, अब वो इजी पेपर बनाने के चक्कर में टीयर 3 वाला बैठा दिया, तो तुम बोलेगे हम तो टीयर 3 दे, अरे वो तो इजी है भाई, वो देख के जा, वो क्यों छोड़ के जा रहा है? उसमें डाला ही उनको है जो इजी है। तो आप कभी भी ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे, एकदम ब्लैंक होके नहीं जाएंगे पेपर में, आपको पता होना चाहिए। हां, प्रैक्टिस का लेवल टीयर 1 का सबसे ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है बात? डन।